हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज हम लोग एक ऑस्ट्रेलियन पोएटेस जुडिथ राइट के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स को डिस्कस करेंगे। जिससे कि शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस पोएम को इसे ईयर 1946 में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद या उसी टाइम पीरियड के अराउंड इस पोएम को लिखा गया। और फिर ईयर 2004 में जाकर दैट मीन्स जूडिथ राइट के डेथ होने के 4 साल के बाद इसे एक ओल्ड पोइट्री के रिसर्चर ग्रुप ने इस पोएम को उनके पोइट्री के कलेक्शन में या उनके डेटाबेस में ऐड करके इसे पब्लिश किया इन ईयर 2004। फिर इस टॉपिक का दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये कंप्लीट पोएम ये बेसिकली लव, डेथ, द फियर ऑफ डेथ और द फियर ऑफ डाइंग अलोन के थीम से मेनली डील करता है। जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस दौरान ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स को दुनिया भर के अलग अलग लोकेशंस में, हिस्सों में या कोने में तैनात किया गया था या उन्हें अपॉइंट किया गया था। और उनकी जो कंडीशन थी उस दौरान, तो वो फिजिकली और मेंटली वो दोनों ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी। और डेथ के ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में वो सोल्जर्स उनके आपस में जो प्यार था, जो भाईचारा थी, यानी जो लव, जो ब्रदरहुड और ओवरऑल जो लाइफ था और स्पेसिफिक मोमेंट्स को वो चेरिश करते हैं जब वो सोल्जर्स आपस में एक साथ थे युद्ध के और मृत्यु के ठीक पहले। और लास्टली इस पोएम का थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस कंप्लीट पोएम को इसे टोटल 16 लाइंस में यानी 16 लाइनों में लिखा गया, जिससे कि फर्दर 8 लाइनों के दो स्टांजास में डिवाइड कर दिया गया। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है द कंपनी ऑफ लवर्स, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टांजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि We meet and part now all over the world. We, the lost company, take hands together in the night, forget the night in our brief happiness silently. तो इन लाइंस में वी मीट एंड पार्ट का मतलब है कि हम यानी वो ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स बार बार आपस में मिलते रहते हैं और फिर वो अलग या जुदा भी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ वॉर, उनके लोकेशन और उनके पोस्ट के हिसाब से। फिर लॉस्ट कंपनी का मतलब है लॉस्ट कंपेनियन या युद्ध के बिछड़े हुए साथी। फिर फॉरगेट द नाइट इन आवर ब्रीफ हैप्पीनेस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट जब वो सभी सोल्जर्स आपस में एक साथ मौजूद थे, तो स्पीकर का यहाँ पर ये कहना है कि अब उन्हें अपने सभी अंदर के दुख, दर्द, फियर और प्रॉब्लम्स को भुलाकर उन्हें उस प्रेजेंट मोमेंट को और उस हैप्पी मोमेंट को चेरिश करना चाहिए जब वो सभी आपस में एक साथ हैं। तो गाइस इसके फर्स्ट 4 लाइंस में स्पीकर यहाँ पर ये कहते हैं कि उनकी जो कंपनी है या उनका जो सोल्जर्स का या सिपाहियों का जो ग्रुप है, तो वो एक लॉस्ट कंपनी है। लॉस्ट कंपनी इसलिए क्योंकि युद्ध के दौरान बार बार दुनिया भर के अलग अलग कोने में, हिस्सों में या लोकेशंस पे वो बार बार एक साथ आपस में मिलते रहते हैं और फिर वो बिछड़ भी जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ वॉर, उनके लोकेशन और उनके पोस्ट के हिसाब से। इसीलिए युद्ध से पहले उस पर्टिकुलर रात को जब स्पीकर और बाकी सभी ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स एक साथ थे, तो इस पोएम के स्पीकर उन सभी सोल्जर्स से ये कहते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट उन सभी सोल्जर्स को अपने दूसरे या अन्य सिपाही भाइयों के हाथ को थाम करके या पकड़ करके उन्हें अपने ब्रदरहुड को, अपने आपस के प्रेम को, भाईचारे को और लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे चेरिश करना चाहिए। अपने सभी दुख, दर्द और मुसीबतों को भुलाकर उस मोमेंट को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, उस मोमेंट को एक दूसरे के कंपनी में एंजॉय करना चाहिए। फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये लिखते हैं, We who sought many things threw all away for this one thing, one only, remembering that in the narrow grave we shall be lonely.
तो इन लाइंस में सॉट मेनी थिंग्स का मतलब है कि उन सोल्जर्स के मन में भी बहुत से डिज़ायर्स थे, बहुत से ख्वाहिशें थी, बट अब उन्हें वो कुछ नहीं चाहिए। और नैरो ग्रेव का मतलब है कि ऐसे कब्र जो कि यूजुअल साइज के कब्र से या ग्रेव से थोड़े पतले और छोटे होते हैं, और इन्हें इसलिए बनवाए जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, यानी जगह के कमी होने की वजह से। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वैसे भी डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए उस समय इस तरह के नैरो ग्रेव्स या सेमेंटेड ग्रेव्स को कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे। तो गाइस, इस फर्स्ट स्टांजा के रिमेनिंग 4 लाइंस में स्पीकर यहाँ पर ये कहते हैं कि उनके और बाकी सभी ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स के दिलों में भी बहुत से उम्मीदें थी, डिज़ायर्स थे, होप्स थे, सक्सेस के, वेल्थ के, हैप्पीनेस के और फुलफिलमेंट के। बट अब वो उन सभी डिज़ायर्स को फेंक देने के लिए तैयार है, उन सभी डिज़ायर्स को त्याग देने के लिए तैयार हैं, वो भी सिर्फ एक चीज़ के लिए, और वो एक चीज़ है उनके आपस के या उनके बीच के लव, ब्रदरहुड और कनेक्शन के लिए, जो कि वो सोल्जर्स उस पर्टिकुलर मोमेंट शेयर कर रहे थे युद्ध से ठीक पहले। क्योंकि युद्ध के बाद या मरने के बाद वैसे भी वो लोग एक सीमेंटेड ग्रेव में या एक छोटे से कब्र में अकेले रह जाएंगे। इसलिए उस पर्टिकुलर मोमेंट जब वो सभी सोल्जर्स एक साथ थे, तो वो उन कुछ क्षणों के लिए, कुछ जॉयस मोमेंट के लिए, वो अपने सभी डिज़ायर्स को त्याग देने के लिए तैयार थे, उसे फेंक देने के लिए तैयार थे। फिर इसके सेकंड स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, Death marshals up his armies round us now. Their footsteps crowd too near. Lock your arms hand above the chilling heart, and for a time I live without my fear. तो इन लाइंस में डेथ मार्शल्स अप हिज आर्मीज का मतलब है कि डेथ को यहाँ पर किसी लिविंग एंटिटी की तरह या किसी लिविंग पर्सनालिटी की तरह दिखाया गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि डेथ या मृत्यु अपनी सेना को या अपनी आर्मी को तैयार करके, और मोर स्पेसिफिकली उसे ऑर्गेनाइज करके, वो स्पीकर और उन बाकी सभी ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स की तरफ साइड साइड से सर्कुलर मैनर में उन्हें घेरते हुए, सराउंड करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और उनके कदमों की आहट से स्पीकर को ये समझ आ गया है कि डेथ अब अपनी आर्मी के साथ उनके काफ़ी करीब पहुंच चुका है, यानी मृत्यु अब उनके काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि युद्ध अब शुरू होने वाला है। और लास्टली, चिलिंग हार्ट का मतलब है अ सेंस ऑफ कोल्डनेस एंड फियर ऑफ डाइंग अलोन, यानी उन ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स के दिलों में अकेले मर जाने का एक खौफ था। तो गाइस, इस सेकंड स्टांजा के फर्स्ट 4 लाइंस में स्पीकर यहाँ पर ये कहते हैं कि डेथ अब किसी लिविंग एंटिटी की तरह या किसी लिविंग पर्सनालिटी की तरह, वो अब अपनी सेना को तैयार करके, और मोर स्पेसिफिकली उन्हें अरेंज करके या ऑर्गेनाइज करके, वो स्पीकर और उनके उन सभी ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स की तरफ चारों ओर से उन्हें सराउंड करते हुए आगे बढ़ रही है। और उनके कदमों की आवाज़ से स्पीकर को ये समझ आ जाता है या ये एहसास हो जाता है कि मृत्यु या डेथ अब अपनी सेना के साथ उनके काफ़ी करीब है। इसीलिए स्पीकर यहाँ पर अब अपने बाकी सभी उन ऑस्ट्रेलियन सोल्जर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सभी लोग अब आपस में एक दूसरे का हाथ थाम ले और उसे कुछ देर तक इसी तरह से होल्ड करके रखे, क्योंकि उन सभी ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स के दिलों में एक अकेले मर जाने का खौफ था। इसीलिए इस तरह से एक दूसरे का हाथ थाम कर रखने से उन्हें एक तरह का सुकून या कंफर्ट और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होता है। तो इसी वजह से ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में स्पीकर उन सभी सोल्जर्स को एक दूसरे का हाथ थामने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और अब लास्टली, इस सेकंड स्टांजा की आखिरी 4 लाइनों में पोएट ये लिखते हैं, Grope in the night to find me an embrace, for the dark preludes of the drum begins, and round us round the company of lovers, death draws his cordons in. तो इन लाइंस में ग्रुप का मतलब है टू सर्च फॉर समथिंग इन एन अनसर्टेन मैनर, यानी किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करना, वो भी रात के अंधेरे में किसी अंधे व्यक्ति की तरह। फिर डार्क प्रिल्यूड्स ऑफ द ड्रम बिगिंस का मतलब है कि जल्दी ही अब रात के अंधेरे में मृत्यु का तांडव या मौत का तमाशा ड्रम बीटिंग के साथ शुरू होने वाला है। और लास्टली, कोर्डेंस इन का मतलब है कि मृत्यु ने अब उन्हें चारों साइड से घेर लिया है, और डेथ अब बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो गाइस, इसके आखिरी 4 लाइनों में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि मृत्यु ने या डेथ ने अब अपने सिपाहियों की मदद से उन्होंने स्पीकर और उन सभी ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को या सोल्जर्स को चारों साइड से घेर लिया है, उन्हें सराउंड कर लिया है, और वो अब उनके बहुत करीब पहुँच चुका है, और डेथ अब बिल्कुल अनअवॉइडेबल है।
इसीलिए अब ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में स्पीकर अब उनके साथ मौजूद उन सभी ऑस्ट्रेलियन सोल्जर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग उन्हें रात के अंधेरे में तलाश कर वो उन्हें और अपने साथ बाकी के सभी मौजूद ऑस्ट्रेलियन ब्रदर्स को एम्ब्रेस करें, उनके हाथ को होल्ड करके उस मोमेंट को चेरिश करें, क्योंकि वॉर कभी भी शुरू हो जाएगा और मृत्यु उनके काफ़ी करीब पहुंच चुका है और वो कभी भी उनकी जान ले सकता है। तो इस तरह से पोयम ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।